दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्ज़ाम पे। जी हाँ दोस्तों, आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जहाँ से कि तकरीबन हर एक प्रश्न जो है आपके हर एक तरह के प्रश्न बन ही जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। और जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान में शिक्षा के संबंध में किए गए महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं जिससे कि शिक्षा को बल मिले, शिक्षा के प्रचार और प्रसार में देश और राज्य की जो सरकारें हैं जो प्रयास कर रही हैं उसको और ज़्यादा एक दिशा मिल पाए, और साथ ही साथ उसमें कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जो कि राज्य और केंद्र सरकार को बाध्य करते हैं उन नियमों का पालन करने के लिए, जो कि शिक्षा के लिए अच्छे हैं और शिक्षा को बढ़ाने में उपयोगी होते हैं। तो आइए इन सारी चीज़ों को देखते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इन प्रश्नों में जो आपके अनुच्छेद दिए गए हैं, इनको आप भली भांति समझ लें, क्योंकि आप ये समझ लें कि अगर ये क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया तो आप अपने कम से कम दो विषय के क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। पहला तो आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, वहाँ पर भी आपको इनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। सीधे सीधे आ जाते हैं प्रश्न 2 नंबर के, 8 नंबर के या 15 नंबर के। इसके अलावा यही चीज़ जो आप पढ़ रहे हैं, इसी टॉपिक से आपको सीधा एक क्वेश्चन मिल जाएगा आराम से आपका समकालीन भारत और शिक्षा, यानी कि कंटेम्प्रेरी इंडिया और एजुकेशन में भी। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको मतलब आजीवन काम आने वाला है। आपकी इन दोनों पेपर में तो काम आने वाला है। इसके बाद आप जब शिक्षक पात्रता परीक्षाओं को भी देंगे तो आप वहाँ भी देखेंगे कि इन अनुच्छेदों में से कहीं ना कहीं आपको एक या दो अनुच्छेद पे प्रश्न भी आ जाएंगे। तो ये अनुच्छेद आप याद कर लें, भली भांति समझ लें जैसे भी, ताकि ये आपके तैयार रहें और यहाँ से आप बिल्कुल पूरे के पूरे अंक लेकर आएँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि संक्षेप में बिल्कुल सही तरीके से बताने का प्रयास किया। अगर कोई अनुच्छेद या कोई ऐसी बात जो मुझे यहाँ बतानी चाहिए थी, अगर मैं भूल गया हूँ या मैंने यहाँ पे छोड़ दिए, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर मुझे फीडबैक से और कमेंट के माध्यम से बता दें, ताकि वो चीज़ें मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल और या जो भी माध्यम होता है वहाँ से मैं आपको वापस से वो बता दूँ, ताकि आप में से किसी का भी वो गलती, मेरी गलती की वजह से आपका नुकसान ना हो। तो किन्हीं को भी लगता है कि मेरे वीडियोस में कुछ भी ऐसा है जो कि मैं मिस्टेक कर रहा हूँ कोई चीज़ें, तो आप बिल्कुल भी मुझे उसको करेक्ट करवाएं। मैं बिल्कुल भी आप लोग के कमेंट और सजेशन के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा होता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हर बार की तरह जो मेरा रिक्वेस्ट होता है उसको आप सुन लें कि वीडियो को लाइक करना है, अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और जो दोस्त अभी पहली बार आ रहे हैं हमारे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नीचे तक दिया हुआ जो आपका सब्सक्राइब बटन होता है उसको प्रेस करें, ताकि रेगुलरली आपको वीडियोस की अपडेट भी मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं हमारे सामने जो पहला अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 14। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आने वाला अनुच्छेद है। और अनुच्छेद 14 जो बोलता है कि विधि के समक्ष समता या समानता, ये अपने आप में एक बड़ी बात है दोस्तों, और इसको समझना होगा हम लोगों को कि विधि के समक्ष समता या समानता का मतलब होता है कि नियम कानून की दृष्टि में, जैसे हम पिक्चरों में सुनते हैं ना कि कानून की नज़रों में सब बराबर होते हैं, बिल्कुल वही बात होती है। वो संविधान की ही बात की जाती है कि कानून की नज़रों में हर एक व्यक्ति समान है, हर एक व्यक्ति एक जैसा होता है। इससे भारतीय नागरिकों को विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 14 क्या करता है? हर एक व्यक्ति को समानता का अधिकार देता है। इसका तात्पर्य है कि राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाए तथा उन सब पर समान ढंग से लागू करे। अर्थात कि इसके अंतर्गत ये आदेश दिया गया है अनुच्छेद 14 के तहत कि राज्य या केंद्र सरकार जो भी नियम बनाते हैं, उस नियम का जो प्रभाव होता है सब पर समान रूप से पड़ना चाहिए। इस नियम का किसी के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया नहीं होना चाहिए। शिक्षा के संदर्भ में भी यही प्रावधान लागू होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें हम लोग इस अनुच्छेद की, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अनुच्छेद 14 जो है ये हमारी शिक्षा के क्षेत्र में भी उतना ही उपयोगी है। इसको हम लोग देख सकते हैं, यानी कि शिक्षा के लिए भी हम लोग जो है अनुच्छेद 14 का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 21A, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। राज्य को 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत होगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपसे यहाँ से सीधे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 21 क्या है, अनुच्छेद 21A क्या है। तो इसके अंतर्गत
बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। ये आप ध्यान रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बिल्कुल भी इसको मिस ना करें। उसके अलावा राज्य को 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान यानी कि व्यवस्था करना होगा। यानी कि ये राज्य मतलब राज्य सरकार का भी दायित्व होता है, साथ ही साथ केंद्र सरकार का भी दायित्व होता है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 23 में। स्त्री पुरुष तथा बच्चों के क्रय विक्रय एवं उनका अनैतिक व्यापार एक दंडनीय अपराध है। यहाँ दोस्तों किसी भी प्रकार का शारीरिक शोषण, किसी भी प्रकार का व्यापार, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है किसी भी प्रकार का, तो वो एक दंडनीय अपराध है भारत के संविधान के अंतर्गत। अगले अनुच्छेद को चलते हैं हम लोग, अनुच्छेद 24। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों आयु वाले बच्चे या बच्चों को कारखानों खान का मतलब खादान जो होते हैं, या खतरनाक कार्यों जैसे कि पटाखा उद्योग, कांच उद्योग, या ऐसा कोई भी उद्योग या कार्य जिससे कि बच्चे के जान को या उसके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचने की संभावना हो, ऐसे जगहों पे अगर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पे लगाया गया है तो वह एक दंडनीय अपराध होता है, और पकड़े जाने पे जुर्माना और साथ ही साथ में आपके कारावास की भी प्रावधान की गई है। अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 28, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि राज्य को सिर्फ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना का निषेध है। यानी कि राज्य जो है ना, राज्य द्वारा यानी कि भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा संचालित या पोषित का मतलब जिनको फंड किया जाता है, ऐसे कॉलेजेस में, स्कूलों में, शिक्षण संस्थानों में आप किसी विशेष धर्म या धर्म के प्रति जो पूजा पाठ की जाती है, जो उपासना की प्रक्रिया की जाती है, वो नहीं कर सकते, चाहे आप किसी भी धर्म के हों। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य निधि से सहायता प्रदान करने वाले यानी सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। मतलब कि अगर सरकार द्वारा संचालित कोई स्कूल है, कॉलेज है, जिसको कि सरकार के पैसे मिलते हैं, सरकार के माध्यम से उसको चलाया जा रहा है, उसके पैसे के द्वारा चलाया जा रहा है, तो ऐसे विद्यालय में आप किसी भी प्रकार का विशेष प्रकार का धार्मिक शिक्षा आरंभ नहीं कर सकते हैं, यानी कि धार्मिक शिक्षा नहीं देना है। अब देखते हैं अनुच्छेद 29 को, आपको इनको भी याद रखना है, 24, 28 इस तरह से याद रखेंगे दोस्तों हम लोग। अभी रिवाइज करते चले, देखिए 14 समानता के लिए, 21 जो है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, इस तरह से थोड़ा रिवाइज करते चले आप। अनुच्छेद 24 क्या बोलता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी प्रकार के जो है जानलेवा कार्य या फिर खतरनाक कार्यों में संलिप्त नहीं करना है, काम में नहीं लगाना, बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, ये सारी चीज़ें जो आपने सुनी है ना, ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 28 आप समझ गए कि किसी भी ऐसे शिक्षण संस्थान जो कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा अनुदान पर चल रहा है, वहाँ पर किसी धर्म विशेष की शिक्षा या उससे संबंधित उपासना की प्रक्रिया नहीं की जा सकती। तो एक बार रिवाइज भी हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अनुच्छेद 29 का, भारत की सीमा के अंदर के किसी क्षेत्र या उसके किसी भी भूभाग के निवासी या नागरिक के किसी विशेष समूह को जिसकी अपनी कोई विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति हो, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। यहाँ दोस्तों ये अनुच्छेद 29 क है, यानी कि 29 के मतलब ए बोल सकते हैं इसको, 29A। तो इसके अंतर्गत दोस्तों बात ये बोली गई कि आप अगर भारत के नागरिक, भारत के किसी भी हिस्से में रहते हैं, किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी भाषा को बोलते हैं, किसी लिपि को रखते हैं, आपकी कोई अपनी अपनी संस्कृति है, कोई चीज़ें ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप मान्यता रखते हैं, ऐसी चीज़ों को मानने से, उनका पालन करने से, उन ऐसी पूजा पाठ करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये संविधान द्वारा आपको अधिकार दिया गया है, ये हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही आता है। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 29 ख यानी कि 29B, सभी भारतीय नागरिकों को शिक्षा संस्थानों में प्रवेश का अधिकार। इसका तात्पर्य है कि राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी शिक्षण संस्थान में किसी भी नागरिक को मात्र धर्म, जाति, भाषा, रंग रूप या इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश के लिए नहीं रोका जाएगा। यहाँ दोस्तों रूप, रंग, धर्म, जाति,
भाषा, इन सारे आधारों पे किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता। मतलब ये कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप समझ लीजिए कि आपके राज्य में या एक ऐसा स्थान जहाँ पर कि भाषा मुख्य रूप से कोई एक भाषा बोली जाती है, जैसे कि हिंदी या तमिल या कोंकणी, अगर ऐसे जगहों पे कोई दूसरी भाषा का बच्चा या दूसरी भाषा को बोलने वाला व्यक्ति वहाँ पहुँच जाए और किसी शिक्षण संस्थान में आपका प्रवेश लेना चाहता है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। तो ये आप समझ सकते हैं कि अगर राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं चीज़ें या केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है ऐसे विद्यालय शिक्षण संस्थान, तो वहाँ पे हर एक व्यक्ति को अधिकार है प्रवेश पाने का। हाँ, जरूरी ये है कि वो वहाँ की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को पूरा करे, वहाँ के लिए वो योग्य हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 30(1) यानी कि अनुच्छेद 31, भारत के किसी भी भूभाग पर शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार हो गया। तो अनुच्छेद 30 देखिए, अच्छी बात है। यहाँ पे समझ लेंगे कि अल्पसंख्यक वर्ग कौन हो सकते हैं, यानी कि माइनॉरिटी। माइनॉरिटी आप धर्म के आधार पे हो सकते हैं, भाषा के आधार पे भी हो सकते हैं, और आपके बोलचाल रूप रंग के आधार पे भी हो सकते हैं। लेकिन भारत में मुख्य रूप से आपके धर्म के आधार पे और भाषा के आधार पे ही माइनॉरिटीज़ होते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे कि अभी भारत में मुस्लिम समुदाय जिनकी संख्या कम है उनको माइनॉरिटीज़ में मानते हैं। इसी तरह और भी समुदाय हैं या कुछ भाषा को बोलने वाले लोग हैं, इनको माइनॉरिटी से मानते हैं। जैसे कि सिंधी समुदाय के लोग हैं, या फिर आपके मारवाड़ी समुदाय, माफ़ करिए मारवाड़ी समुदाय नहीं, सिंधी समुदाय, और इस तरह से जो आप दो तीन समुदाय के बारे में जानते हैं वो। तो ऐसे लोग अगर अपना खुद का ऐसा शिक्षण संस्थान खोलना चाहते हैं, अपना कुछ ऐसा एक पुस्तकालय खोलना चाहते हो, या ऐसा कोई भी संस्था खोलना चाहते हो जहां वो अपने धर्म, अपनी संस्कृति या अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सबको अधिकार है कि वो अपने स्तर पर ऐसे संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी आवश्यकता अनुसार एक शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। मतलब ये कि अगर मान के चलिए आप एक सिंधी समुदाय से व्यक्ति हैं, या एक मुस्लिम समुदाय से व्यक्ति हैं, या फिर किसी एक ऐसे समुदाय से जो कि आपके अल्पसंख्यक वर्ग में आता है, और आप चाहते हैं कि आप अपने धर्म के प्रचार के लिए आप एक शैक्षणिक संस्थान खोलना चाहते हैं, तो अगर आपका शैक्षणिक संस्थान योग्यता रखता है अनुदान प्राप्त करने के लिए, तो सरकार आपके साथ या आपके शैक्षणिक संस्थान के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकती। ये आपके संविधान के अनुच्छेद के अनुसार है, संविधान के नियमों के अनुरूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 32 धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा संचालित किसी शिक्षण संस्थान को सहायता देने में केंद्र या राज्य सरकार किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगी। मतलब कि धर्म, भाषा के आधार पर या किसी अल्पसंख्यक द्वारा या अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा संचालित कोई आपका स्कूल कॉलेज हो, कोई शैक्षणिक संस्थान हो, तो सरकार उसको कोई सपोर्ट देने में, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में प्रदान करे, जैसे कि स्कूल कॉलेज बनवाना, उनके मरम्मत करवाना, शिक्षकों की उपलब्धि कराना, इस तरह की जो सुविधाएं होती हैं उसको देने में कोई भेदभाव नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 45 संविधान की धारा 45 के अनुसार राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था का प्रयत्न करें। देखिए अनुच्छेद ये हो गया आपका, ये हम लोगों ने अभी ऊपर भी पढ़ा था तकरीबन इसी तरह से, लेकिन ये आप याद रखिए अनुच्छेद 45 ये आपका प्रश्न आता है यहाँ से। तो इसमें ये बोला गया था कि आज़ादी के 10 वर्ष के बाद, ये एक अंतर है। वहाँ भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान करने हैं 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, लेकिन उसमें कोई समय की बाध्यता नहीं थी उस अनुच्छेद में। लेकिन ये अनुच्छेद जो है आपकी आज़ादी के बाद के लिए अगले 10 वर्षों में प्रावधान करने की व्यवस्था थी कि बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अब देखते हैं अनुच्छेद 46 पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों के उन्नयन, बुद्धि वृद्धि और शोषण से रक्षा का प्रयास। यानी कि अगर कोई भी पिछड़ा वर्ग, SC ST अनुसूचित या किसी भी कारण से वो अगर पिछड़ गया, चाहे वो आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं या कोई ऐसा समुदाय है, तो उनके आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए, उनका विकास करने के लिए, ऐसे समुदाय, ऐसे लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, तथा उनको उनके साथ कोई शोषण न हो, इन सारी चीज़ों से उनकी रक्षा करने के लिए जो है अनुच्छेद 46 है।
अनुच्छेद 343, संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 350, इसको समझते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 350 के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना है। अर्थात ये कि अगर आप देश के किसी भी कोने में हैं और जो भी आपकी मातृभाषा है, प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाएगी वो आपकी मातृभाषा में दी जाएगी। अर्थात कि अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं तो हिंदी में दी जा सकती है, अगर आप उड़ीसा में हैं तो उड़िया में दी जाएगी, अगर आप तमिल भाषी क्षेत्रों में हैं तो वहाँ पे प्राथमिक स्तर की शिक्षा जो है तमिल में दी जाएगी, बंगाल में रहते हो तो बंगाली में दी जाएगी, बंगला भाषा में। तो इस तरह से मतलब आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज में जो है चीज़ों को पढ़ाना है प्राथमिक लेवल पर। अनुच्छेद 351, संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रोत्साहन तथा प्रचार प्रसार करना, ताकि प्रचार प्रसार करे ताकि हिंदी भारत के समग्र संस्कृति के समस्त तत्वों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छी बात भी ये है कि जो अनुच्छेद 351 है वो कहता है कि ये भारत सरकार का कार्य होगा, राज्य सरकार का कार्य होगा, इन सभी लोगों का कार्य होगा जो देश को चलाते हैं, जो अभी सत्ता में है, कि हिंदी को एक ऐसे भाषा के रूप में प्रोत्साहित किया जाए, उसका इस तरह से प्रचार और प्रसार किया जाए, उसको इस लायक उपयोगी बनाया जाए, इतना उसको सार्वजनिक कर दिया जाए कि वो भारत की जो संस्कृति है उसको सही रूप से लोगों के समक्ष रखने में, उसके आदान प्रदान में मदद कर पाए। यानी कि हिंदी को एक भाषा के रूप में विकसित करना जो कि आम बोलचाल की भाषा बन जाए, जिससे कि लोग अपनी विचारों की अभिव्यक्ति कर सके, अपने एक्सप्रेशन को एक दूसरे के साथ शेयर कर पाए, अपने इमोशंस को एक दूसरे के साथ शेयर कर पाए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो चीज़ें अभी हम लोगों ने डिस्कस करी, ये सारे अनुच्छेद आपको मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि अच्छे से ही बता दूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। तो आपको बस रिवाइज करना है धीरे धीरे, जैसे कि अनुच्छेद 14 आपको दिमाग में खड़े होकर बोलना है कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 45 आप एक बार याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका मतलब एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होता है और यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको जरूर मदद करेगा आपकी तैयारी में। मिलते हैं हम लोग तब तक एक अगले वीडियो के साथ में, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। दोस्तों अब मैं धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूँ कि आपको यूनिट वाइज नोट दे दूँ, परंतु फिर भी समय के अभाव के कारण मैं इतने जल्दी नहीं कर पा रहा हूँ, पर आपकी परीक्षाओं के आने से पहले तक काफ़ी कुछ मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो चैनल पर बने रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों जो भी मैं प्रयास करता हूँ, अगर आपको थोड़ा भी लाभ पहुँचाता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा।